नमस्कार। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं आपको महिलाओं की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए पिछले 6-7 दशकों में ये बताऊंगी अपनी जीवनी, अपने अनुभवों के आधार पर। तो बात शुरू होती है बचपन से। जब छोटे बच्चे थे हम लोग, 4 बहन भाई थे, 3 मेरे भाई थे, 2 बड़े, 1 छोटा और मैं थी। तो हमारे घर में बच्चों में, लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं होता था। तो थोड़े बड़े होने पे मैंने पाया कि दूसरे घरों में तो ये हो रहा था, हर स्तर पर, चाहे खाना पीना है, चाहे पढ़ाई लिखाई है, चाहे कपड़े हैं, लड़कों को सुपीरियर मिलते थे, लड़कियों को इन्फीरियर। तो ये सब देख के थोड़ा मुझे अजीब लगता था। और फिर थोड़ा और समझ आई, तो क्योंकि हम लोग, हाँ, तब मुझे पता चला कि ऐसा अंतर क्यों है हमारे परिवार दूसरों में, क्यों है ये अंतर। तो पता चला कि हमारा परिवार एक आर्य समाजी परिवार था। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी आर्य समाज आंदोलन से बहुत प्रभावित थे और वो इन रियल सेंस अपने परिवार में उसको लागू करते थे, मानते थे उनकी सब, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वालिटी, ये 2 उसके बहुत बड़े पिलर्स थे, बेसिस थे आर्य समाज के। तो ये सब चीज़ें हमारे घर में थीं। तो उसके बाद एक और मैंने नाम सुना, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज भी इसके पैरेलली एक आंदोलन था जो कि राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया था। और उसमें उसके पीछे की जो घटना थी कि क्यों उनके दिमाग में आया कि इस तरह के आंदोलन होने चाहिए, कि ब्रह्म समाज बना के उन्होंने करा। तो उसके पीछे ये घटना थी कि एक उनके कोई कज़न थे, उनकी डेथ हो गई और उनकी भाभी अलका मंजरी यंग होगी बिल्कुल। तो उनकी चिता के साथ, भाई की चिता के साथ भाभी को भी जीवित जला दिया गया। उसको कहते थे सती प्रथा। तो इतनी बुरी प्रथाएं उस समय में थी। ये जो भी है 1800 सन की बात है। तो इस सब को देखते हुए फिर उन्होंने आंदोलन चलाए और ये ख़त्म किया। और इन्हीं सब कुरीतियों के लिए भी आर्य समाज भी खड़ा हुआ था थोड़ा बाद में। तो ये सब, तो हम लोगों का तो परिवार आर्य समाज का अनुयायी था, तो हमारे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बल्कि थोड़ा बड़े होने पे मैंने देखा कि मैं साइकिल चलाती थी, तो मेरे घर में कुछ पड़ोस की महिलाएं आ गई और मेरी माँ से बोली कि आपकी बेटी, मैं 12-13 साल की होंगी, साइकिल चलाती है, हमारी बेटियां भी जिद करती हैं, आप इसको रोको। तो फिर मेरे पिताजी तक बात गई, तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ को कह दिया कि कल ये आए तुम्हारे पास तो तुम कह देना कि हमारी बेटी तो साइकिल चलाएगी, क्योंकि वो तो कल को जहाज भी चलाएगी। तो ये तो पहला कदम है, हम पहला कदम ही कैसे रोक दें उसका, हम तो चलाने देंगे। और अगर तुम हमारी सलाह मानो तो तुम भी चलाने दो अपनी बच्चियों को, स्किल है, आगे भविष्य में उनके काम आएगी। तो इस तरह से मतलब ये भावनाएं थी हमारे पेरेंट्स की। तो उसके बाद में फिर जब मैं 10th पास करके, जब मैं 11th में हमारे विषय चुनने थे, तब की बात बताती हूँ कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं MSc फिज़िक्स में करूँगी और उसके लिए मुझे PCM लेना है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेने पड़ेंगे विषय। और तो मेरी माँ चाहती थी कि मैं संस्कृत लेके पढ़ाई करूँ और आसान आराम से पढ़ लूँगी। तो फिर मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने क्योंकि मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे एक कज़न थे जो कि उस समय रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने MSc फिज़िक्स में ही कर रखा था। तो मेरी माँ ने उन्हीं को बुला दिया और कहा इसको समझा दो भाई, तुझे देख देख के ये हो रही है कि मैं BSc करूँ, तो इसको समझा दे के, मतलब इसके लिए ठीक नहीं है, ये लड़की है ये विषय पढ़ना। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए काफ़ी कठिन कॉम्बिनेशन है और लिहाजा तेरे को सूट नहीं करेगा, तो ये विषय लेने का मतलब है अगले 6 साल तुम्हें कांटों की सेज पे सोना है। तो फिर मैंने उनको जवाब दे दिया, मैंने कहा सोना तो मुझे पड़ेगा ना, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं भाई साहब, ऐसे करके। तो
फिर उन्होंने मौसी अपनी मेरी माँ को जाके बोला, मौसी जी ये ठीक रास्ते जा रही है, आप रोको मत, इसको करने दो, यही तो करेगी। आप कहती हो ज़िद्दी है, ज़िद पकड़ ली इसने तो ज़िद अच्छी पकड़ी है, आप उसको उस रास्ते पे चलने दो। तो मेरी माँ मान गई। फिर चलो, फिर स्कूल पहुँची। जब कॉलेज में अप्लाई करा तो पता चला कि मैं अकेली लड़की थी, 49 बॉयज़ और अकेली मैं 50 बच्चों की क्लास में। तो ये वो समय था, आप देख लीजिए आप, 71 के उस समय लड़कियाँ PCM पढ़ती नहीं थी। लड़कियों के लिए या तो मेडिकल था, मेडिकल में तो 7-8 लड़कियाँ थीं और बाकी बॉयज़ थे, और लड़कों में मतलब PCM में एक भी मेरे अलावा कोई भी लड़की नहीं थी। तो बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। मैं फिर एक लड़की को बायो ग्रुप से खींच के लाई। मैंने कहा चल ये कहाँ तू ये काटेगी मेढक, मेढक के चूहे, आजा देख यहाँ पढ़ेंगे, फिज़िक्स पढ़े। तो उसको ले आई मैथ्स पढ़ने के लिए। तो इस तरह आगे बढ़ी गाड़ी। फिर BSc करा मैंने, MSc करा। तो और मुझे याद है कि जब मैंने यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरा भी आने जाने का साधन साइकिल था। आराम से साइकिल से जाती थी आती थी। और जब उन लोगों की बच्चियाँ जब कॉलेज हुआ तो तब उन्होंने मेरी माँ को आके बताया, हमारी लड़की के लिए तो रिक्शा लगानी पड़ रही है, इतने रुपए ये एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं कन्वेंस के नाम पे। तो ये सब तो फिर अब फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बचपन में आपने सीखने नहीं दिया लड़की के नाते, लड़की है, और फिर आप कहोगे ये खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा, ये अरे लड़की तो अपने आप साइकिल चला के चली जाती है, एक इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो ये सब बातें। उसके बाद जब मैं जॉब में आई तब मैंने देखा ये समय था, हाँ 1979 80, आप सोच लो 82 83। तो उस समय भी मैंने देखा कि मेरे स्कूल में लोग मेरे साथी या तो वो बसेस में आ रही या उनको छोड़ रहे, उनके भाई छोड़ रहे या उनके हस्बैंड छोड़ रहे और लेने आ रहे। तो इस तरह की चीज़ें थी, खुद कोई भी चला के नहीं आ रहा। तो फिर मैं सबसे पहले मैंने मोपेड ली। उस समय ऐसा समय था कि आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मनपसंद ब्रांड का स्कूटर मिलेगा ही नहीं, थे ही नहीं अवेलेबल कुछ भी। वेस्पा लेम्ब्रेटा के अलावा कोई स्कूटर ही नहीं हुआ करते थे। हाँ, मोपेड्स आ गई थी तरह तरह की, लेडीज़ चलाती थी उनको। तो ये मोपेड ख़रीद के जब मैंने स्कूल आना जाना खुद शुरू करा तो और लोगों को भी क्यूरियोसिटी हुई और मैंने मोटिवेट किया। मैंने अपनी गाड़ी दे देती थी लंच ब्रेक में, वो चला चला के प्रैक्टिस करवाई, और फिर किसी ने गिराई तोड़ी भी कुछ, तो कोई बात नहीं, उससे राह दिखी दूसरों को और 2 कदम चलना, हाथ पकड़ के चला दिया तो उनको चलना आ गया, और आज तो वो सब उड़ रहे हैं आसमान में। तो इसके बाद में फिर एक समय आया, अब मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ आगे, कि मेरे को ही ये करीब 90 की बात होगी, तो मुझे डॉक्टर ने एक बार, मुझे बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम होता था, तो डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा आपको एलर्जी है, ठंड से एलर्जी है, तो आप ना जॉब छोड़ दो। सीधे बोला कि जॉब छोड़ दो, आने जाने में ठंड लगती होगी आपको इसलिए होता है। तो उसने तो बोल दी बात, मैंने सुन ली और मैं आ गई। फिर मैंने अपने मन में गहन विचार किया कि भाई या तो जॉब या तो क्या। फिर मैंने मन पक्का करके मैंने गाड़ी खरीद ली, कार चलाना सीखा और मैंने गाड़ी खरीद ली। तो फिर मैं गाड़ी से आना जाने लग गई। वो मेरी गाड़ी जो थी वो बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनी, क्योंकि वो ज़माना था, उस समय मेरे किसी भी कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल्स के पास भी गाड़ी नहीं होती थी, स्कूटर ही होते थे। तो इस तरह से और एक कदम बढ़ा और मेरी गाड़ी, फिर दूसरों को मैंने मोटिवेट किया कि बैंक्स लोन देते हैं, तो बैंक लोन लेके तो आप ले ही सकते हो। तो जो लोग स्कूटर खरीदने की सोच रहे थे वो लोग तो गाड़ी मतलब एक दो ने खरीदी, और फिर हमारे प्रिंसिपल ने भी खरीद ली, और इस तरह से एक ये भी चल पड़ता है ना, देख के लोगों को लगता है हाँ ये भी सही रास्ता है, आराम से आओ जाओ। तो फिर ये है। और जब रिटायरमेंट होने तक मेरे, तब मैंने देखा कि लगभग सभी लोगों के पास में कारें थी। तो इस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है। अब मैं आज की स्थिति बताती हूँ कि आज जो अब इसी अरसे में हमने देखा कि कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी
और किरण बेदी हमारी पहली IPS ऑफिसर बनी, और नंदिनी हरिनाथ मंगलयान मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी, और अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी। तो ये सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में परचम फहरा के ऊंचा फहरा दिया। अब तो आने वाले सब उनको फॉलो ही करेंगे। तो इस तरह से हुआ। लेकिन अब मैं क्या देख रही हूँ खतरा, कि ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी उड़ान भरी महिलाओं ने, लेकिन इसके साथ साथ अब एक क्राइसिस भी एक खड़ा हो रहा है कि हमारी बच्चियां, जिनको कि आजकल माँ बाप पिछले 10-20 वर्षों से 30 वर्षों से बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, इक्वल अमाउंट में पैसा खर्च कर रहे हैं, और बच्चियां भी मेहनत से करके लड़कों के बिल्कुल बराबर बराबर के जॉब हासिल कर रही हैं। तो उन सब के लिए अब किसी भी तरह की दबाइश में रह के परिवार के नाम पे वो एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं, नंबर 1 बात तो मैं क्या देखती हूँ कि अगर आप सोचें कि वो लड़की जॉब भी कर ले, घर भी संभाल ले पूरा, और बच्चे भी पैदा कर ले, उनको पाल भी ले, पढ़ा भी ले, सब कर ले, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो अब या तो हमें देखना पड़ेगा कि भविष्य के फैमिलीज़ में कोई ना कोई एल्डरली पर्सन का होना बेहद ज़रूरी है। घर में एक बंदा तो चाहिए ही। अगर आपके घर में बच्चा है तो मेड के साथ भी एक घर का बंदा, सीनियर्स पर्सन आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो दादी हो चाहे वो नानी हो, तभी आपका बच्चा ठीक से पल पाएगा। तो ये बातें हैं। और दूसरी बात कि आपको थोड़ा बच्चों के स्वभाव को भी लो करके रखना पड़ेगा, मतलब एग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए और स्वीटनेस होनी चाहिए। तीसरे, आपको लड़कों को भी उसी हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर तुम सोचते हो तुम्हारी वर्किंग वो हो पार्टनर, तो तुम्हें भी उसके को घर में के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, बच्चे के पालने में आपको मदद करनी पड़ेगी। तो मेंटली आप तैयार करके बड़ा करेंगे तभी उनके परिवार सुचारू रूप से चलेंगे, वरना तो बहुत कठिन कठिन स्थिति आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में करती हूँ। और हाँ, बच्चों के लिए लड़कों से मेरी वो है कि देखो, हमारे यहाँ श्लोक भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आप, अगर आपको अपने घर में सुख शांति चाहिए, देवताओं का निवास चाहिए, तो आप स्त्रियों की पूजा करके रखें, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे वो आपकी बेटी है, सबको आप सिर माथे पर रखेंगे, तभी आपके घर में देवताओं का निवास होगा। और अब इस बात में तो कोई शक है ही नहीं कि महिलाएं कितनी शक्तिशाली हैं। तो मैं अंत इसी श्लोक से करूँगी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद।